वेलकम फ्रेंड्स, चैनगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप कुशल होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप क्लासेज कर रहे होंगे, सुचारू ढंग से आपकी क्लासेज चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब हो सके लॉकडाउन की स्थिति आगे की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर स्थिति सामान्य होती है तो फिर हम फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। कहने का अर्थ है कि फिर से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी और हम फिर पहले की तरह पढ़ पाएंगे, तो ये बहुत खुशी की बात रहेगी। लेकिन इसमें अभी भी आपको मैं बोलूँगा थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अभी भी कोविड का जो संक्रमण है वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेट अपने आप को करवा लीजिए पूरे फैमिली के साथ। इतना ही नहीं, आप अभी भी कोई प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक दोस्त के नाते, एक फैकल्टी के नाते आपसे बार बार ये अनुरोध में करता हूँ। इसको आप बुरा ना लीजिएगा, इसको आप सीरियस लीजिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी कक्षा कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के एनसीईआरटी कवर कर लिए सक्सेसफुली, और क्लास 9 की हमने लगभग दो अध्याय हमने कवर कर लिया, और अभी अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 2 वीडियो बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें नाथसी और हिटलर का उदय जो शीर्षक है आप देखिए यहाँ पर, ये हमने कवर करा लिया है। ठीक है, तो कुछ काम की बात है। अभी जिन लोगों ने, आज बहुत सारे स्टूडेंट जो नए जुड़े हुए हैं, जो आप दिख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वैसे भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पर जाइए, चैनल का टाइप कीजिए, उसका लोगो आप ध्यान दीजिएगा, लोगो में है, हमारे लोगो में ध्येय वाक्य है चयन तक चयन नहीं। उसको आप चयन तक चयन नहीं जरूर पढ़ लीजिएगा, लोगो खोल के। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पर्सनलाइज कर लीजिएगा ताकि कोई भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप तक पहले पहुंच पाए। इतना ही नहीं, कभी आप स्किप करते हैं वीडियो, बहुत सारे आपके पर्सनल वर्क से आप स्किप करते हैं, कभी वीडियो आपने स्किप कर दिया या कभी आप नहीं पढ़ पाए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना है आपको, इसलिए कि आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी जाके आप खोल सकते हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर क्लासेस जो भी लॉन्च होती है, जो भी शेड्यूल यहाँ पर होता है, वो नोटिफिकेशन जरिए आपको मिलता रहे, इसलिए पर्सनलाइज करना जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ और भी जो जिज्ञासु स्टूडेंट है, जो एनसीईआरटी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ना चाहते हैं चैनगढ़ के प्लेटफॉर्म पर, उनको आप जरूर इसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे जुड़ पाए। दोस्तों, अभी हम क्लास 9 अभी पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी क्लास 9 में अभी तक हमने 2 चैप्टर हमने अभी पढ़ लिया है, और उसमें आपको अध्याय 1 अध्याय 2 हमने कवर किया था। इसमें एक प्रथम अध्याय जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई थी, फ्रांस की क्रांति से थी, और दूसरा अध्याय हमने पढ़ा था आपको समाजवाद के उदय और रशियन क्रांति से जुड़ी हुई बातें थी। अब तीसरा अध्याय हमने नाथसी व हिटलर का उदय पढ़ा, इसमें मैंने लगभग हमने इसको आधा कवर कर लिया है। तो अभी जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि आपको परेशान नहीं होना है, आप अभी जो है वीडियो पार्ट 3 को आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए, और इसके बाद आप तुरंत इसके साथ ही आप पार्ट 2 पार्ट 1 भी देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ऐसे में पार्ट 3 में हल्का सा ओवरव्यू में जो करता हूँ वो मेरा काम है, वह करते चलता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसमें अभी तक पढ़ा था, थोड़ा सीरियस हो जाइए और एकदम फोकस के साथ अब इस क्लास को अटेंड कीजिए। देखिए, हमने पढ़ा था, एक पात्र है हेलमुट। हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का है जो बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था, और उसके माता पिता दबी दबी आवाज में बात कर रहे थे कि जब हिटलर ने आत्मसमर्पण कर दिया था, आत्महत्या कर लिया था, उसके बाद ये बात कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, हमारे साथ भी वैसा बिहेव किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि उसके पिता जो चिकित्सक थे पेशे से, वो नाथसी थे, नाजीवाद से जुड़े हुए थे, और उन्होंने हिटलर का बहुत ही साथ दिया था। तो अब उनको डर है कि युद्ध में हिटलर के आत्महत्या करने के बाद, जर्मनी की हार के बाद उनके साथ भी कहीं वैसा ही व्यवहार न हो, उसके लेकर वो आत्महत्या की बात कर रहे हैं या कहीं चले जाने की बात कर रहे हैं। उसका असर उस हेलमुट पर इतना ज्यादा पड़ता है कि लगभग 9 साल तक वह माता का दिया हुआ खाना नहीं खाता है। मतलब उसको डर आता है कहीं हमें खाने में जहर न दिया जाए। तो इसी कहानी से शुरुआत होती है। हिटलर के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिटलर कौन था। तो हमने बात की थी हिटलर के बारे में कि एक प्रथम वर्ल्ड वार के बारे में जानते हैं, 1914 में शुरुआत हुई थी। उसमें जर्मनी की पराजय हुई थी। जर्मनी जो है धुरी राष्ट्रों के साथ मिला हुआ था, और धुरी राष्ट्रों का एक गुट था, उसमें जर्मनी भी शामिल था। लेकिन जर्मनी के हार के साथ वर्साई की जब संधि की गई, तो वर्साई की संधि में जर्मनी पर सारा युद्ध का आरोप लगाया गया। उसके साथ तरह तरह की संधि की गई, उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक तौर पर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिएगा, मतलब उसको कमजोर कर दिएगा। साथ ही साथ युद्ध हर जाने में बहुत बड़ी राशि लाद दी गई। इससे जर्मनी की जनता जो है बहुत त्रस्त थी, और ये जो है अपमानजनक संधि थी। कहा भी जाता है कि वर्साई की संधि में ही सेकेंड वर्ल्ड वार का बीजारोपण हो चुका था। ऐसा आपने पढ़ा होगा, ये बार बार प्रश्न में आता है, तो इससे आपको यही समझना है कि आखिर वर्साई की संधि में हुआ क्या था, वर्साई की संधि में क्या शर्तें थी। उसके बारे में जब हम प्रथम वर्ल्ड वार पढ़ेंगे स्पेसिफिक टॉपिक पर, तब उसमें चर्चा करेंगे आखिर युद्ध के कारण क्या थे, प्रथम विश्व के कारण क्या थे, फिर वर्साई की संधि में ऐसा क्या होता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जन्मदाता कहा जाता है कि उसका बीजारोपण हुआ जा चुका है, किया जा चुका था उसमें, उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद वाइमन गणराज्य जो है उसकी स्थापना होती है जर्मनी में। वाइमन गणराज्य को बहुत लोग, वहाँ के जर्मनी के लोग जो है नापसंद करते हैं। कुछ लोग उसके समर्थक होते हैं, कुछ लोग उसके कट्टर आलोचक होते हैं, और जो आलोचक होते हैं उसको नवंबर के
नवंबर का जो है अपराधी करके उसको संबोधित करते हैं। वाइमर गणराज्य के बारे में भी आप जानिए कि पहला विश्व युद्ध जब शुरुआत होता है 14 से 18 के बीच में जो लड़ा गया था, इसमें क्या हुआ था, दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां सोचकर युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी में शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति दूसरी राष्ट्र की बात की जाएगी को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने मजबूर कर दिया। यहाँ पर बात की जाएगी जर्मनी जो हार जाता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फिर उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या होता है, जर्मन साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट ने वहां पर पद त्याग कर दिया। उसके बाद संसदीय पार्टी का जन्म होता है। तो संसदीय जब पार्टियां जब वहां बनती है तो जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसमें कुछ बेहतरीन काम भी होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया जाता है। नई व्यवस्था में जर्मन संसद की बात की गई जिसका नाम राइख स्टॉक था और जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वजनिक मताधिकार प्रदान किया गया। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फ्रांस में आपने देखा था कि किस प्रकार 1948 तक मतलब 1848 तक आके फ्रांस में महिलाओं को अधिकार मिलता है, वोटिंग राइट मिलती है, राजनीतिक अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, जबकि जर्मनी में आखिर 1918 के बाद युद्ध के बाद ही जो नया गणतंत्र वहां होता है, समाजवादी सरकार जो बनती है वहां पर जर्मनी में, वहां पर उनके संसद में उसको पास करा दिया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक जर्मनी जो संधि होता है, वर्साई की संधि, उसके बाद जर्मनी जो है जर्मनी टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। देखिए जर्मनी में जो उसके आर्थिक संपन्न क्षेत्र से संसाधन की दृष्टि से जो भी उसकी महत्वपूर्ण जमीनें थी उसको यहाँ पर देखिए अल्सेस लॉरेन फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ और देखिए बेल्जियम, राइनलैंड, ये जो है यहाँ राइनलैंड का जो क्षेत्र है ये सब यहाँ पर फ्रांस और इसके द्वारा कब्जा किया गया। इटली भी कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। फिर इसके बाद यहाँ के इसके जर्मनी के कुछ भाग को प्रसा और यहाँ पर आसपास पोलैंड के लोग मिलकर बांट लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि युद्ध में उसके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। तो उस अपमानजनक संधि के लिए इतना ही जानिए, इतना इंपॉर्टेंट संधि क्यों होता है उसकी चर्चा हमने की थी, लेकिन फिर भी जानिए कि लगभग 13% भूभाग जर्मनी का छीन जाता है। 10% आबादी जो है, जो कि जर्मन नस्ल के होते हैं, उन आबादी को भी स्टूडेंट जिसकी बात हम करेंगे बाद में पढ़ेंगे उसमें, वो जो है उसको काट के हटा जाता है। 75% लौह भंडार जो कि रीढ़ होता है, किसी इकोनॉमी की रीढ़ है, उसको हटा दिया जाता है। 26% कोयला भंडार को फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े और बाकी खत्म करने के लिए उसकी सेना को खत्म कर दिया गया। वार गिल्ड क्लॉज के तहत युद्ध के कारणों की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसको 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। यहाँ देखिए कि जर्मनी के साथ वर्साय में बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। हालांकि ये जानिए कि इस नाइंसाफी के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार जो है असंभव हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिटलर जैसे तानाशाह का उदय होना भी कहीं न कहीं वर्साय के संधि के कारण ही हो पाता है, क्योंकि जब युद्ध का खत्म हुआ, युद्ध के बाद देखिए आर्थिक तरफ से पूरी तरफ से जो जर्मनी टूट चुका था और यहाँ पर क्या हुआ कि कीमतें बढ़ने लगी, लोगों में बहुत सारी सरकार के प्रति उदासीनता थी। वहां पर इतना ज्यादा हो चुका था कि वहां पर 2 खेमों में राष्ट्र बच चुका था। कुछ लोग थे जो समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट थे, वो खासकर यहाँ आप देखेंगे जर्मनी में वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, लेकिन वहां पर रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी ये जो है कहीं न कहीं इनको वाइमर गणराज्य को ही दोषी ठहराते थे। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया था, उनका कार्टून बनाया था। तो ये जो है घटनाक्रम होते गया। उसके बाद जो देखेंगे खाज में खुजली का काम तब होता है जब यहाँ पर आर्थिक संकट आता है। 1929-30 के आर्थिक संकट, उससे पहले भी 23 के आर्थिक संकट जर्मनी में आता है, उसमें कीमतें बढ़ जाती है। वहां पर देखेंगे कि कीमतें इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ जाती है कि लोग ट्रैक्टर जो है वहाँ जर्मन रुपया रख के ले जाते हैं, फिर वो एक ब्रेड खरीद पाते हैं। मतलब जो है मुद्रा का अवमूल्यन भारी मात्रा में आप देखेंगे। उसके बाद जर्मनी का स्वर्ण भंडार भी समाप्त हो गया था। कारण था कि युद्ध में इन्होंने कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था और कर्ज लेने के कारण उनको बार बार कर्ज की राशि चुकानी पड़ती थी और कर्ज की राशि चुकाने के लिए वो जहाँ से वहां पर जो व्यापारियों से उन्होंने जो ब्याज दिया था उसको ब्याज भी देना पड़ता था। तो सब का बोझ आखिरकार जनता पर पड़ने वाला था और स्थिति ये हो गई थी कि लगभग जर्मनी जो है इतनी त्रस्त हो गया था कि 1923 में जर्मनी ने कहा कि हम कर्ज नहीं चुकाएंगे। उन्होंने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब कर्ज नहीं दीजिएगा तो फिर फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उनको तो संधि शर्तों को उनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने उसके महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद इतना ही नहीं देखेंगे, जर्मनी के विशाल कोयला भंडार इलाका जो रूर है उस पर कब्जा होने के साथ साथ जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापा। सोचा कि इससे भी हमारी स्थिति सुधर जाएगी। इसका असर ये हुआ कि जो उसकी मुद्रा थी वहां की जर्मन की तत्काल मुद्रा मार्क, उसका वैल्यू इतना गिर गया कि लास्ट में $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। और इस प्रकार आप देखेंगे, मैंने फिगर भी दिखाया था किस प्रकार लोग सोने के लिए
यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद रही सही कसर जो है 1924-28 जो मंदी पड़ता है 23 से, वो तो कम से कम वो तो जर्मनी में आपातकाल की स्थिति होती है, जर्मनी में आर्थिक संकट आता है। लेकिन जब विश्व मंदी की बात होती है 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जो शेयर बाजार जो गिर जाता है, उसमें क्या होता है, उसके बाद अपने आप देखिएगा कि और स्थिति खराब होती है, क्योंकि अमेरिका भी उससे प्रभावित होता है। जो अमेरिका ऐसी महाशक्ति जब है उस वक्त, हालांकि उसको महाशक्ति बोलना ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है, जो उसकी स्थिति इतनी अच्छी थी, वो भी जब उस मंदी से को नहीं झेल पाता है तो जर्मनी की क्या बात करें। अंततः इन्होंने क्या किया कि इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई जर्मनी की कि जर्मनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई, और लगभग 1929 के मुकाबले केवल 40% उसकी जो है उत्पादन, जर्मनी का अधिक उत्पादन रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन काफी गिर चुके थे। मतलब 1929 के आर्थिक संकट, 1929-30 के आर्थिक संकट में क्या हुआ कि लोगों की स्थिति ये हो गई थी कि लोग यहाँ पर पट्टे बांध के घूम रहे थे कि मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, ये स्थिति हो गई थी। उसके बाद आपको मैंने बताया कि धीरे धीरे वहां पर जर्मनी में लोगों में जब रोष ज्यादा व्याप्त हुआ, इसका फायदा उठाया हिटलर ने, और हिटलर से बनाए हुए एक पार्टी ने। हिटलर के बारे में हमने बात की थी कि हिटलर का जो जन्म हुआ था 1889 में ओन में, ऑस्ट्रिया के एक ओन शहर उसमें जो है उनका जन्म होता है, और वो जो है बेहद गरीबी में उनकी जीवन गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं होना था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध भी शामिल था, और इन्होंने संदेशवाहक का काम किया था। इसकी बात हमने कर ली थी, इसको मैं स्किप करता हूँ, आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ, ये आपको जाना जरूरी है। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटे समूह की संस्था ले ली, जो पहले से बना हुआ था, और बाद में जो है इस संगठन पर अपना नियंत्रण काबिज कर लेता है हिटलर, और उसका नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है। बाद में इसी को हम नाजी पार्टी के नाम से या नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। नाजी और नाजी से परेशान मत होइएगा, कहीं कहीं आपको नाजी मिलेगा और कहीं कहीं आपको नाजी मिलेंगे, नाजी पार्टी, तो आप परेशान नहीं होगा, दोनों एक ही है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा, और बेहतर भविष्य के उपाय के लिए जो विभिन्न वहां के दल थे आपस में लड़ने लगे। तो यहाँ पर हिटलर जो है, हिटलर बहुत बड़ा वक्ता था, बहुत बड़ा वक्ता के नाते उन्होंने बहुत ही आक्रोशक, बहुत ही उनका जो भाषण होता था बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता था, और उस भाषण के बल पर उसने वहां की जनता को अपने अंतर्गत ले लिया, मतलब अपने प्रभाव में ले लिया। और हिटलर बार बार बोलता था, सपने दिखाता था कि हम ये कर देंगे, हम काम धंधा लगा देंगे, बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जर्मनी जो है पूरे विश्व में अपनी धाक जमा कर रखेगा, इस प्रकार की बात की। और वहां पर हिटलर के साथ लोग क्या हुआ, जुड़ने लगे, क्योंकि लोग, हिटलर का प्रचार प्रसार का तरीका वैसा था। इसकी बात हमने की थी, किस प्रकार एक रैली के माध्यम से, बड़े बड़े शोक के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से हिटलर लोगों को प्रभावित करता था, नारे लगवाता था। और यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि चिकित्सक, स्टूडेंट, बच्चे जो भी है, वो हिटलर के पीछे दीवाने हो चुके थे। और यहाँ पर इसी बीच हिटलर ने क्या किया, लोकतंत्र का ध्वंस करने की बात की। मतलब हिटलर जो है चुनाव में फिर भी नहीं जीत पाता है, तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह हुआ कि मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। आपको पता होगा कि आज भी जर्मनी में चांसलर ही महत्वपूर्ण होता है। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी, जो रूढ़िवादी बार बार विरोध करते थे, बाद में एक हो चुके थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया, एक प्राकृतिक कांड हुआ, और इसके बाद पीछे कहा जाता है कि साजिश भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो, 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने का है, जिससे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर जाता है। यही वो समय है जब हिटलर जो है सर्वेसर्वा बन जाता है जर्मनी का। वायव्य संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मतलब आप देखेंगे इस अधिकार के जरिए हिटलर क्या करता है, अपने दुश्मनों का सफाया करता है, अपने विरोधियों का सफाया करता है, और धीरे धीरे ये नस्लवाद की तरफ इसका रुख हो जाता है, और जर्मन नस्ल की बात करता है, जर्मन सर्वश्रेष्ठता की बात करता है, जर्मनी राष्ट्र की बात करता है, और युद्ध और भी जाति जो है वहाँ पर यहूदी है, और भी जो निचली तबके के लोग हैं, उन सब का वो क्या करता है, वहां पर विध्वंस करना शुरू करता है। आप देखेंगे वहां पर उनको गैस चेम्बरों के माध्यम से उनको मारना शुरू कर दिया जाता है। वहां पर ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत नए नए नियम बनाए जाते हैं। मीडिया, सेना, सबको हिटलर कंट्रोल करने लगता है, और जो उसका बात नहीं मान रहे हैं उनको क्या करा, गुप्तचरों द्वारा या तरह तरह के कानून में फंसा कर उनको पूरी तरह से सफाया कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैंप जो है, जहां पर कानूनी प्रक्रिया के तहत बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद कर रखा जाता था, उसमें कैंप में बिजली का करंट दौड़ते, कंटीले तारों से घिरे रहते, तो उसी में गैस चेम्बर के द्वारा क्या करता है, नाजी पार्टी के लोग क्या करते हैं, उन लोगों का सफाया करते हैं। उसके बाद फिर हिटलर शुरू करता है, हिटलर क्या करता है, अर्थशास्त्री हॉलमार्क साक्स को सौंपता है कि हम जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद सख्त जो है बहुत तरह का नियम बनाता है, लेकिन बाद में देखेंगे विदेश नीति के मोर्चे पर सख्त बोलता है कि हिटलर को कि आप पहले घर को देखिए, मतलब आप जर्मनी का सुधार कीजिए, इस बात को क्या करता है, वो
बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है हिटलर, और एक बार उसने क्या किया, उसके बाद उसने उनको हटा दिया, किसको, शाक्त को हटा दिया, और अपने नीति के अनुसार काम करने लगा। 1933 में लगभग वो लीग ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्र संघ बोलेंगे, 10 जनवरी 1920 को जिसका गठन हुआ था, उससे उसने क्या हुआ, अपना संबंध तोड़ दिया, राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया, एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जन्म मिला दी। मतलब जो भी उसके जो प्रांत थे, जो उसके छीने हुए थे, उस सबको एक करने लगा। चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी स्टूडेंटलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया, फिर पूरी चेकोस्लोवाकिया को हड़प लेता है। इस प्रकार उस वक्त इंग्लैंड जो है इसलिए खामोश रहता है कि उसको लगता है कि वर्साई की संधि में रियल में जर्मनी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने लगता है कि ये इसकी जो है इसकी विपाप जो इसकी इसके अवसरवादी नीति ने, खासकर हिटलर के जो है अवसरवादी नीति ने जब धीरे धीरे सभी राष्ट्रों पर अटैक करने लगता है, तो अंत में सभी राष्ट्र जो है वो एक हो जाते हैं। और सब शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है। तो उसके बाद वहां पर आप देखेंगे पोलैंड के आक्रमण के साथ ही वहां पर फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यहाँ पर जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, क्योंकि पोलैंड को वो एक सीमा मान करता है, और पूरी खासकर पूरी यूरोप इसका। तो आप देखेंगे कि वहाँ पूर्वी रशियन साम्राज्य के बाद वहाँ पर एक सीमा तय की जाती है। तो पूर्वी यूरोप में जैसे ही पोलैंड के थ्रू जाना चाहता है, रशिया में अटैक करना चाहता है, इन क्षेत्रों को कब्जा करने के बाद, तो इन सभी जो देश है वो चौकन्ने हो जाते हैं, और मिल के एक फिर अलायंस का गठन होता है। और अलायंस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप देखेंगे शुरुआत में 1939 में हो जाती है। हिटलर क्या करता है, धीरे धीरे अपनी मनमानी के तहत वो जो अब देखेंगे हिटलर की स्थिति ऐसी होती है कि हिटलर भी फिर समझौता करता है, इटली को अपने साथ मिलाता है, जापान के साथ मिलाता है, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी 1936 में करेगा। फिर हिटलर क्या करेगा, उससे पहले ही कर चुका होता है, उसके बाद क्या करेगा, एक त्रिपक्षीय समझौता बनाएगा, ट्रिपल अलायंस बनाएगा हिटलर। और इस प्रकार दो ध्रुव में फिर राष्ट्र बढ़ जाएंगे, एक तरफ मित्र राष्ट्र होंगे, एक तरफ ध्रुव राष्ट्र होंगे, दोनों के बीच यहाँ पर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहेंगे। यहाँ भी गुटबंदियों की जो है बात हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसकी बात हम करेंगे। अब नाथियों का विश्व दृष्टिकोण कैसा होता है, नाथी अपने आप को बहुत ही ज्यादा ये मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मूल्य मान्यताएं बिल्कुल अलग है, हम खास तरह से हम संबंधित है। इनका विचारधारा था कि ये कहते थे कि हम विश्व दृष्टिकोण का प्रवाची है। इनका कहने का अर्थ है कि सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं है, वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर है या कमतर है। कहने का मतलब है कि हिटलर कहता था कि ब्लॉन्ड या नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन ही आर्य या सबसे ऊपरी किस्म के लोग हैं, ऊपरी नस्ल के लोग हैं, बाकी जो यहूदी हैं सबसे निचले पैदान पर लोग हैं, क्योंकि ये अनार्य हैं। इस प्रकार एक जो है आपको पता चला हुआ कि जब हम चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को ये जो बायोलॉजिकल आधार पर होता है उसको इतना प्रभावित होता है कि हिटलर बाद में उन निचली पैदान पर जो भी लोग आते हैं, खासकर आप देखेंगे आप यहूदी हो गए और भी जो जिप्सी हो गए, उन सबों का संहार करने लगता है और उन सबको मारने लगता है। और कहता क्या है, हिटलर जो है डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। हालांकि वो साइंटिफिक विचार है, लेकिन हिटलर अपने आप व्यक्तिगत विचार में उसको ढाल लेता है। और वो कहता है कि यहाँ पर जो देखेंगे जीविता का जो अति जीविता का जो सिद्धांत होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हार्वर्ड स्पेंसर देते हैं, उसको हिटलर जो है जिंदगी में उतारता है और पर्यावरण को छोड़कर वो सिर्फ मनुष्य को उतरता है। कहता है कि सिर्फ आर्यों को ही जीने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। और ये जो काम है हिटलर का जो ये जो काम है, ये सबसे गलत होता है, क्योंकि इसका असर ये होता है कि लगभग जर्मनी के वैसे लोगों को ही मार दिया जाता है जो अपंग होते हैं। तो उसको मान के चलता है कि ये अर्थव्यवस्था पर बोझ है, उसको भी हिटलर मार देता है और भी बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है इस नस्लवादी इसके कारण। तो आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ा एक नस्लवादी राज्य की स्थापना का श्रेय जो है हिटलर अपने आप को लेता है। और हिटलर का ये काम जो है बहुत ही खराब होता है। इसका असर आप बाद में देखेंगे जब हम पात्र की बात करेंगे, जब वो जो बच्चा है जो बात करता है कि आप उसके पिता आत्महत्या करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पिता चिकित्सक रहते हुए भी प्रभावित थे नाथी विचारधारा से, उन्होंने इसमें उनका योगदान दिया था। तो बाद में जैसा को तैसा तो मिलना चाहिए, इसलिए वो डरा हुआ था। तो इसकी बात हम अब कर चुके हैं। अब देखिए ये जो हम यहाँ से पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, नस्ली जो है कल्पना लोग यूटोपिया, मतलब टॉमस मोर जो है एक टॉमस मोर ने यूटोपिया समाज की बात की थी, यूटोपियन समाज की बात उन्होंने की थी, जिसमें सभी कुछ आइडियल स्थिति में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। तो हिटलर भी यूटोपिया से पीड़ित है। युद्ध के समय नाथी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि ये नस्लवादी प्रेरणा है। हिटलर ये कहता है कि जो हमारे नस्ल से नहीं मिलते हैं, मतलब हमारी नस्ल सर्वोच्च है और हमारा ही अधिकार होगा, तो बाकी को नहीं मानता, इसलिए उनको भागने पर मजबूर होना पड़ता है, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जाए। इसका कहना है कि जहां भी जर्मनी के लोग हैं, जर्मन नॉर्डिक नस्ल के लोग हैं, उन सबों को मिला के हम जर्मनी में एक राष्ट्र बनाएंगे, जर्मनी में उनको बसाएंगे, बाकी को वहां से वो निकालना चाहता है। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिएगा।
जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था, जो एक तरह से देखिए यहाँ पर मारने का काम किया जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने की चाल थी। कहने का अर्थ है कि जब बुद्धिजीवी रहेंगे तो विरोध करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, हिटलर की टीम ने क्या किया कि पूरी तरह से उन बुद्धिजीवियों को भी खत्म कर दिया गया ताकि कोई विचार न प्रकट हो पाए। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। ये स्थिति है यहाँ हिटलर के समय जर्मनी की। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। अब ध्यान देंगे नहीं। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। और ये काम आपको मैंने बताया था किस प्रकार घेटो में उनको गैस चैम्बर के द्वारा, यहाँ देखिए एक दृश्य दिखाया गया है, वहां पर मार दिया जाता था। इसमें भर के उनको ले जाता था और गैस चैम्बर के पास, उनको लास्ट में उनको जहर देकर मार दिया जाता था। इसके बाद क्या 1933 से लेकर 1939 की बात की जाएगी। पहला चरण का बहिष्कार। इसमें देखिए क्या होता है, मौत का सिलसिला की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। यहाँ देखिए ये नाथी विचारधारा का एक कथन है। न्यूमेर नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 उन्होंने कहा था, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। पहली शर्त ये थी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई, चूंकि नस्ल खराब न हो। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों का अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार के कानून, अन्य कानून पर क्या किया जाएगा, यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। सरकारी सेवाओं से निकाला जाने लगा उन्हें। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री कर दी गई। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर, जिसको हम बोलते थे सिनागोगस, उसको जला दिया गया और गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। यहाँ देखिए पार्क में रखे गए केवल आड़ियों के लिए बेंच है, लिखा गया है केवल आड़ियों के लिए, मतलब इस पर यहूदी लोग या अन्य जो है वो लोग नस्लीय लोग नहीं बैठ सकते थे। दूसरे चरण में इसको दरबाबंदी कहते हैं, गेटोइज्म कहते हैं। तो गेटोइजेशन में क्या होता है, 40-44 का दौरान देखिए इसमें क्या हुआ है, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, मतलब इसे मारने का काम शुरू हो जाता है। सितंबर 1941 से सही यहूदियों को दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज, घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों और पूर्वी क्षेत्र के लौदज और वारसा जैसी घेटू बस्तियों में यहाँ पर कष्टपूर्ण और दैत्यता की स्थिति में रखा जाता था। ये पिछड़े वर्ग और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी पड़ती थी, छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर आगे क्या बात की जाएगी इसकी भी हम बात करेंगे। वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। मारने का एक तरीका था इनका, हिटलर का, और इस प्रकार ये किया जाएगा। तीसरा चरण जो है, जो सर्वनाश का काल बोलेंगे, 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार में पहले वो सुविधाएं छीनते हैं, पहले लोगों को अलग करना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको अलग बसाना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको मारना शुरू करता है। तीसरे चरण में देखिए भागने की कोशिश में मौत यातना के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। ऐसा जो भी भाग रहा है करंट से मृत्यु हो जाती है। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर, जूतों के ढेर, मतलब यहाँ गैस चैम्बर में जो मारे जाते थे उनके कपड़े उससे बचते थे। यहाँ समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूरे इलाकों में पूरे रूप से बेल्जेक, ऑस्विट्स, सोबिबोर जो जगह है ना, गैस चैम्बर झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारे लोगों को पलक जमाते मौत के घाट उतार दिया गया। ये जो है सबसे यहाँ पे अंतिम समाधान के पहले कैदियों से चुने गए जूते। देखिए जूते के ढेर, देखिए आप जूतों के ढेर से समझ सकते हैं कैसी उनकी मृत्यु होती होगी। एक यातनागिरी कैमरा मौत के, यहाँ देखिए कैमरा मौत के मैदानों में भी को खूबसूरत बना सकता है। देखिए कैमरा से उनकी निगरानी रखी जाती थी एक यातनागिरी में, किस तरह कंटीले तार से ताकि भाग ना पाए। तो ये चरण होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नाथी जर्मनी युवाओं की स्थिति क्या थी, उसकी हम बात करेंगे, कैसे लोग रहते थे। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाथी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाथी विचार की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। मतलब विचारधारा के तौर पर बच्चों को जब तक प्रभावित नहीं करेंगे, वो हमारे विचारधारा से अवगत नहीं होंगे, तब तक हमारे विचारधारा को नहीं मानेंगे, कट्टर नहीं बनेंगे, खासकर नाजी नहीं बनेंगे। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था, वो मानता था ऐसा। नाथीवाद के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था, तमाम स्कूल में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। इस प्रकार की स्थितियां देखिए। अच्छे जर्मन बच्चों को नाथी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रसारित नाथी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। मतलब स्कूली पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से नाजी रंग से रंग दिया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे
वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। देखिए ये जो बात है कि हिटलर की पूजा करने की यहाँ बात ये करेंगे कि हिटलर की पूजा होनी चाहिए। खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा और क्रमता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिलवाला, ताकतवर और मर्दार बना सकता है, मतलब युद्ध के रिगार्डिंग ये तैयार करना चाहता है। बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक, यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर इन बच्चों को हटाया जा रहा है और यहाँ पर नाजी बच्चे जो हैं जिनको हिटलर पसंद करता है उनको रखा जाता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करके जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों की युवा संगठन हिटलर यूथ की सहायता लेनी पड़ती थी। यह अनिवार्य सेवा थी, आप दर्ज रखिएगा, मतलब अनिवार्यता ही इनको ये काम करना पड़ता था। इस संगठन में युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा करने का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। मतलब पूरी की पूरी शैक्षणिक प्रणाली जो है वो भर्ती प्रणाली है और हिटलर की सेना में भर्ती के लिए काम किए जा रहे हैं। युंग फोक मतलब 14 साल से कम उम्र के वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन युंग फोक, मतलब एक प्रक्रिया के तहत उनको सेना में शामिल किया जाता था। इस स्रोत को मैं बाद में देखूंगा। यहाँ पर देखिए मौत के कारखाने में आते हुए बच्चे ने गैस के मार जाएगा। कितना मुंह देखिए इनका शकल, इनको पता है कि इनको लास्ट में मारा जाएगा। यहाँ जनरल लेफ्टिनेंट के रॉबर्ट ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा भी सोचने लगता है उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ, सैनिक सेवा का नंबर आता है, श्रम सेवा। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं। लेबर फ्रंट उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। मतलब यहाँ देखिए एक बच्चे को नाजी झंडा पकड़ाया गया क्रॉस के साइन के साथ, यहाँ पर प्रभावित करने के वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। मतलब जर्मन नस्ल के बच्चे होने चाहिए, ओरिजिनल बच्चे होने चाहिए, उनमें जर्मनी का खून होना चाहिए, उनमें हिंसा और हिंसा करने की क्षमता होनी चाहिए, क्रूर होने चाहिए, वो अन्य जो है लोगों से नफरत कर सके, ऐसी शिक्षा उनको दी जाती थी। नाजी युग लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नाम दिया गया था। 1933 तक आया था। इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का अर्थ है कि हिटलर यहाँ पर क्या कर रहा है कि बच्चों का ध्यान न कहीं और जा पाए, इसके लिए पूरी तरह से प्रक्रिया बनाई जाती है, एक सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि शुरुआत मतलब जन्म से 3 साल से लेकर और मृत्यु तक, मतलब जब तक बच्चा तैयार हो तब तक उनको हिटलर के टीम के देख रहे में उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, मातृत्व की नाजी सोच, देखिए माता के लिए क्या बताएंगे। नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। यहाँ देखिए आप महिला भेदभाव को देख सकते हैं, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। मतलब यहाँ पर महिलाओं को भी शिक्षा दी जा रही है, बच्चियों को शिक्षा दे रही है कि आपका काम क्या है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। मतलब महिलाओं माताओं को भी इसी तरह तैयार किया जाता था। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा वर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, मतलब उनको यहाँ पर प्राइज दिया जाता था। अब अवांछित बच्चे कौन है उनका तय कैसे, उनके लिए संगठन बनाई गई थी, आपको बताया था। तो वो टेस्ट करके बताते थे कि ये बच्चा कैसा है। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में ज्यादा छूट मिलती थी, थिएटर में रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने माताओं के लिए वैसी तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने का माँ को चांदी का, 8 या उससे अधिक ज्यादा बच्चे करने वाली माँ को सोने का तमगा जाता था। मतलब यहाँ पर महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी गई है। यहाँ देखिए हिटलर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है यहाँ पर बढ़े और नाजी आबादी बढ़े, नस्लीय आबादी बढ़े, ताकि हम पूरे विश्व पर कब्जा कर सके। ऐसा इसका विचार शुरू से रहा था इनका। न्यूयॉर्क में पार्टी रैली में औरतों को शामिल करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने क्या कहा था सुनिए। हम इस बात वो अच्छी तरह मानते हैं कि औरतें मर्द की दुनिया में उनके मुख्य दायरे में दखल दे। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। इस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में आती है उसके लिए एक युद्ध ही है। अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरतों द्वारा छेड़ा गया युद्ध, और ये इस प्रकार जो है भाषण देकर वहाँ महिलाओं को प्रभावित करने का ये काम करते थे हिटलर। और वहाँ महिलाओं को भी बहुत ही ज्यादा
सुविधा दी जाती थी जो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते थे और वांछित बच्चे पैदा करते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिख पोतकर उनके गले में तख्ती लटाकर पूरे सर में गया था। जो मतलब बच्चे जो औरतें जो है वो नाथियों के साथ मतलब जो खासकर यहूदियों के साथ उनका संपर्क हो या जो वांछित बच्चे नहीं पैदा करते थे उनके साथ ये बिहेव कर रहे थे, उनके गले में लटकी तख्त पर लिखा जा रहा था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उन्हें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए, उनको पूरी तरह से यहाँ पर मार दिया था, समझिए एक तरह से मार ही दिया जाता था। अब हम बात करेंगे प्रचार की कला उनका क्या हो। नाथी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया था, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाथियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज में हत्या, मौत शब्द जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के सदन में यूथेनेजिया, विकलांग, इस तरह की यहाँ पर शब्द की बात यहाँ पर की जाएगी। आप देखिएगा इस प्रकार के शब्द यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होंगे। हिटलर यहाँ पर इस प्रकार की बातें कर रहा है। फिर यहाँ पर देखें और भी आप देखिएगा कि हिटलर इतना ही नहीं, यहाँ पर आप ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि हिटलर का कहना था कि जो भी शब्द वो संबोधित करता था या भाषण में संबोधित करता था उसका मेन लक्ष्य ये होता था कि भाषण के जरिए और लोगों को ये न पता चले, उनको ये नहीं पता चल जाए कि इसका मुख्य जो है हिटलर का उद्देश्य मुख्य क्या है, इसका पता बिल्कुल न चलने पाए, इसका ध्यान रखा जाता था। और हिटलर इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा होशियार था और जब भी वो अपने भाषण देता था तो भाषण में वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि अपने ऊर्जावान भाषण में वो सिर्फ ये चाहता था कि जो भी महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं वो इनके बातों को माने, हिटलर की बातों को सही तरीके से समझ पाए। बस इसकी ही कोशिश वहां पर हिटलर द्वारा की जाती थी। आप इसको देखेंगे। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हाँ, हिटलर ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी और खासकर हिटलर द्वारा जो भी पाठ्यक्रम तय किया था बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किया जाता था उस पर शोध किया जाता था। एक टीम होती थी और उस टीम में प्रचार का काम किसी और को सौंपा जाता था। उसी तरह यहाँ पर प्रचार करने वाले जो टीम होती थी उनका काम था लोगों पर गुप्तचर के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखना उनका काम होता था। और वो जो है इस प्रकार के जोशीले भाषण तैयार करते थे, इस प्रकार के गोएबल्स जिसकी बात करेंगे, इस प्रकार के भाषण तैयार किए जाते थे जिससे लोगों के दिल तक वो छू जाए और लोग जो है बिना सोचे समझे हिटलर का साथ दे सके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यहूदियों को मारने के लिए अंतिम समाधान की बात करेंगे, यूथनेजिया विकलांगों के लिए शब्द यूज करेंगे, मारने की बात नहीं करेंगे। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। मतलब विकलांगों को मारना है तो कहना है कि चयन और संक्रमण मुक्ति कहा जाता था। इवैक्यूएशन खाली कराना का आशय था, लोगों को गैस चैम्बर ले जाना। कि आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को कहा जाता था, घेटो कहा था, आपको पता होगा। उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। सोचिए, नहीं सॉरी, घेटो मतलब वहां जहां यहूदी को रखा जाता था वो घेटो में रहते थे, लेकिन गैस चैम्बरों को कहा जाता था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। आप यहाँ देखिए कि मारने का काम हो रहा है लेकिन शब्द जो है उस शब्द का चुनाव आप देख सकते हैं। यहाँ पर गैस चेम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फवारे भी लगे होते थे। कहने का अर्थ है कि पता भी नहीं चल पाए कि यहाँ पर उनकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है। अब न्यूमेरो पार्टी में 8 से 34 को ही हिटलर ने यह भी कहा था। क्या कहा था सुनिए, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। मतलब इसका शब्द इनका शब्द चुनाव आप सुनिए, शब्द चुनाव में इतना वाकपटु है हिटलर कि वहां पर हिटलर द्वारा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि कोई भी माता और बहन ये नहीं कह सकती थी कि हिटलर क्या आगे करने वाला है, वो उनका अंदाजा वो बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। फिर आप आगे देखिए, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया गया। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तेहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब पोस्टर में उनकी जो है नकल ऐसी उतारी जाती थी, उनकी बनावट ऐसी होती थी, उनके चित्र रेखा ऐसी चित्र उनकी उकेरी जाती थी। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवि में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाया और कफ्तान चोगा पहन दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले थे। उन्हें केचुआ, चूहा और केस शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना उतरने वाले छुछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाथसीवादियों ने लोगों के दिलों पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का कर
उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इस अभियान में नाथसीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। आपने अभी तक यही समझा कि हिटलर वो सारे प्रक्रिया, वो सारे जो है प्लान को तैयार करता था, किस प्रकार लोगों के मन में जो है अवांछितों के प्रति भाव भरे जाए। तो वो इन शब्दों का प्रयोग करता था, पोस्टरों के माध्यम से, प्रचारों के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क में, खासकर बच्चों को प्रभावित करने के लिए ऐसे ऐसे फिगर बनाते थे और उसको राष्ट्र का दुश्मन दिखाता था। जो भी हिटलर का दुश्मन है, नाजी पार्टी का दुश्मन है, उसको राष्ट्र का दुश्मन दिखलाकर वो हिटलर जो है उनको राष्ट्र का दुश्मन दिखलाता था और खुद उन लोगों को अपने प्रभाव में ले लेता था। नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते थे। मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ जो है नात्सियों के द्वारा ही आपका कल्याण हो सकता है, नात्सी ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते और नहीं। यहाँ देखिए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, यहूदियों पर हमला करता है एक नात्सी पोस्टर। यहाँ देखिए चित्र के नीचे दी गई पंक्तियों जैसा, पैसा ही यहूदियों का भगवान है, पैसे के लिए भयानक अपराध करता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटिस भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा न हो जाए। यहाँ पर इस प्रकार यहूदियों को दिखाया गया है कि यहूदी जो है सिर्फ लालची है और लालच के कारण ही है। ठीक है, जर्मन किसान, अब यह जर्मन किसानों के लिए पोस्टर दिखाया गया है। यहाँ पर यहाँ देखिए, तुम हिटलर के हो क्यों। अब इसकी बात देखिए पोस्टर के माध्यम से क्या कहना जाता है। आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं। अब देखिए यहाँ भी यहूदी विचार को जो है फोकस किया गया ताकि लोगों में घृणा आ पाए और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसानों को इन खतरों से कौन बचा सकता है, केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नाथसी पत्रिका, देखिए राष्ट्रीय समाजवाद की बात करेंगे। इस फिगर में देखिए क्या है, 20 के दशक तक नाथसी पार्टी पोस्टर, इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्ध सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है और हिटलर को दिखाया गया है कि वो युद्धरत सिपाही युद्ध के लिए जो है हमेशा उतावला रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किसानों को अपने अंतर्गत लेने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, किसानों को आकर्षित करने के लिए, ज्यादा उत्पादन कर पाए, वो नाथसी विचारधारा को फॉलो कर पाए, इसके लिए हिटलर ने ये शब्द का प्रयोग किया कि राष्ट्रीय समाजवाद के विकास के लिए आप काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब कुछ एक महत्वपूर्ण जो है तिथि आप एक बार देख लीजिए। 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व जो है शुरुआत होता है। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दी, युद्ध समाप्त हो गया। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया, क्योंकि वाइमर गणराज्य ही है वहाँ घुटना टेकने के बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है, कभी पूछा जाता है खासकर वन डे एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको याद रखिएगा। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी को पोलैंड में घुसना, दूसरे युद्ध की शुरुआत, मतलब यहाँ का तात्कालिक कारण जो है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण को माना गया है। 22 जून 1941 जर्मनी सिवाय सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे युद्ध में कूद पड़ा। क्यों कूद पड़ा, यहाँ पर्ल हार्बर की घटना ध्यान दीजिएगा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑस्विट्ज को मुक्त कराती है, जहां पर लोगों को कैद किया जाता है, मारा जाता है। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और 8 मई 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन होता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उसका डेट क्या है आप बताइएगा। ठीक है, अब आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, अब इसकी बात क्यों की जाएंगी कि इसी अपराध के कारण हिटलर खासकर यहाँ नाजीज्म के बारे में आज तक सोच चल रही है कि आखिर नाजीवाद जो विचारधारा है वो किस दृष्टिकोण से लोगों को प्रभावित करती थी। लोगों पर उसका असर ऐसा था कि वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर, लेखक, चिकित्सक भी नाजी विचारधारा के अंतर्गत आ गए थे। उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है कि आखिर क्या हिटलर ने ऐसा क्या किया, कैसी ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे लोगों में ये भावना बढ़ पाता है। ठीक है, अब नाथसीवाद पर हम आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या कर रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर बाद में जो है किसी चीज का जो विश्लेषण किया जाएगा बाद में, तो विश्लेषण में उसकी क्या प्रक्रिया थी उसकी बात हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग नाथसी शब्दाम्बर यहाँ पर ध्यान दिया गया, वहाँ शब्द आडंबर को यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाथसी नजर से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घोड़े के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को विसूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेंगी। ये जो है पूरे मन और मस्तिष्क को नाथसी विचारधारा जो है अपने घेरे में ले चुकी है। लोग जो है स्वतंत्र सोच जो है, अपना स्वतंत्र विचार है उसको लोग नहीं फॉलो कर पा रहे, पर स्वतंत्र विचार को नहीं सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नाथसी विचारधारा के इर्द गिर्द उनका मानसिक परिवेश है। यहाँ पर इस बात से आपको यहाँ दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था।
लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद के विरुद्ध करने डरते थे, क्योंकि उनको मार दिया जाता था। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्यूलर ने नाथसियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाथसी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। कारण है विचारधारा। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो जो है वहाँ संगठन है उसका, गेस्टापो गुप्त वहाँ संगठन है कि दस्तरदार कार्यशैली और कृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े यहाँ मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। अब गेस्टापो जो है गुप्तचर संगठन है जो वहाँ पता लगाता है कि कौन कौन नाथसी विचारधारा का दुश्मन है, उसको राष्ट्र का दुश्मन, जर्मनी का दुश्मन कह के उसको मार दिया था। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। कहने के अर्थ है कि अंततः जो भी विरोधी हैं उनको पहले बहाना लेके आते हैं, बहाना के बाद अंततः उनको देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कह के लास्ट में व्यक्तिगत रूप से आता है कि आपको ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति है। यहाँ पर देखिए, क्या नाथसियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह माना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाथीज ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री इन्होंने शोध किया है। जो भी शोधार्थी है उसके बारे में वो जरूर बता पाएंगे, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की। इसी सिलसिले में उन्होंने एडना कॉन्सस से बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी, अब वह दादी बन चुकी है। एडना ने रीस से क्या कहा, इसको हम पढ़ते हैं। 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को माने अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। यहाँ एक लेडी कह रही है, खासकर जर्मनी में कुछ न कुछ विकास के काम जरूर हिटलर द्वारा किए गए थे, क्योंकि 1929-30 के आर्थिक मंदी के बाद स्थिति और खराब थी। तो हिटलर आने के साथ कुछ तक काम जरूर करता है, और सबसे ज्यादा हिटलर काम करता है प्रचार प्रसार का। लोगों को नाथसी विचारधारा के अंतर्गत अगर किसी को विचारधारा का विष दे दिया जाए या विचारधारा नामक औषधि पिला दी जाए, तो उसके बाद वो अपना स्वतंत्र जो है, जो चयन का जो है या स्वतंत्र जो विचार अपना खो देता है, वो बातों रटी बातें करता है। यही कारण है कि हिटलर जो है बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से रटी रटाए बातें करा रहा है, ताकि वो आगे कभी विरोध न कर पाए सरकार की। ये भी शोध का ही विषय है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आगे बात करेंगे। अब एक चीज और जानिए, ये जो है ये क्या है, इसका फिगर क्या है, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। ये जो है वारसा गेटो के निवासियों के दस्तावेज इकट्ठे किए गए, उन्हें दूध के तीन टीनों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो 1939 में 3 कस्तरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया। कनस्तर 1950 के में लोगों के हाथ लगी। वही कनस्तर जहां पर यहूदियों ने कुछ लिख के वहां पर रख दिया था, ताकि बाद के लोगों को पता चल सके। उसको हमने अध्ययन करके ही यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारी निकल के आई थी। नाथसी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, अब इनकी बात की जाए। यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक रूप प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रखने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शार्लेट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाथसियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत और चाल ढाल दिखने लगी थी। नाथसी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछे कर रही थी। वे छवियां सपनों भी उनका पीछे नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए, क्योंकि वो पूरी तरह से हार चुके थे। ये स्थिति है वहां पर। महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इस सब कनस्तर से मिला है, किस प्रकार मिली है देखिए। नाथसी तौर तरीकों की जानकारी नाथसी शासन के आखिरी सालों में डिस्ट्रिक्ट का जर्मनी से बाहर आने लगी थी, लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी के हार के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथसी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकास्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाथसी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचा रखने के लिए अदम्य चाह घेटो कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज को संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाथसियों की पराजय तय ही है, तो नाथसी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद सारे तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया था। ये चाहता था हिटलर कि हार के बाद भी हमारी जो है गाथा, वीर गाथा
चलती रहे, इसलिए चाहता था कि जो भी सबूत इन्होंने इकट्ठा किया उसको नष्ट कर दिया जाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, भित्ति चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी यह सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर बाद में हम जब जान पाए, वो किस प्रकार जान पाए इसकी चर्चा हम बाद में जान पाए जब युद्ध खत्म होता है। जो भी साक्ष्य हमारे हाथ लग पाती है इतिहासकारों के, उन्होंने उसके पढ़ के इसका अध्ययन करके फिर उन्होंने लिखा कि किस प्रकार त्रासदी का समय था। उस वक्त जर्मनी जो है हिटलर के अधीन। डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल दिया था। इस काम के इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक नौका है जिसको चुप्पे छोड़ी यहाँ पर डेनमार्क ने वहाँ यहूदियों को निकाल के अपने वहाँ पर कुशल पहुंचा दिया गया था। तो उसके एक आपका फिगर एक दिखाया गया था। गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा मध्य प्रांत भारत 23 जून 1939 को यहाँ पर गांधी जी ने हिटलर को क्या लिखा। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्तित्व युद्ध को रोक सकते हैं, मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है, क्योंकि आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है, उसमें से काफी सफलता ही मिली है। जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं हूं आपका सच्चा मित्र। अब इसके मोहनदास युद्ध शुरुआत से पहले ये उन्होंने लेटर लिखा था। युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने लिखा था कि हिटलर को कि अगर आप चाहेंगे तो ये युद्ध टल सकता है। अब हिटलर जो है जवाब देते हैं 24 दिसंबर 1940 को उनका जवाब आता है, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबल, यहाँ पर देखिए, प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों को गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय में आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ देखिए हिटलर, ठीक है, गांधी जी 2 पत्र लिखते हैं, ये भी गांधी द्वारा लिखा गया है, लेकिन आपने ध्यान दिया कि हिटलर से शायद जवाब नहीं दिया। अब हिटलर जवाब क्यों नहीं देता है इसकी बात करेंगे, क्योंकि हिटलर अहिंसा का पुजारी तो है नहीं, हिटलर हिंसा का पुजारी है। और हिटलर ने गांधी जी के दोनों लेटरों को त्याग दिया, कभी जवाब नहीं दिया। शायद जवाब दिया उसकी सूचना नहीं है, जैसे ही खबर होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपने यहाँ देखा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा नाथीवाद की विचारधारा के बारे में और हिटलर के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिटलर ने युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है मेन कारक इसको जरूर ठहराया जा सकता है। अगर प्रथम विश्व युद्ध का कारण वर्साई की संधि को मानेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण आप हिटलर को जरूर दे सकते हैं, लेकिन केवल हिटलर ही है उसका कारण, इसको आप नहीं कह सकते। हाँ, तत्कालिक कारण में एक गलती हिटलर के कारण शुरुआत हुई थी, जबकि वह 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करता है तत्कालिक कारक रूप में, तो ये मानेंगे। लेकिन फिर भी हिटलर जो है वो युद्ध के लिए नहीं सही, लेकिन यहूदियों के अत्याचार के लिए यहाँ पर देश में एक नस्ल के नस्लीय नरसंहार के लिए जरूर जिम्मेदार है। आपका क्या कहना है इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। आप जरूर बताइए कि हिटलर की विचारधारा ने किस प्रकार वहाँ नाजीवाद को वहाँ पर एक लंबे अवधि तक वहाँ पर शासन का सनद प्रदान कर लिया, और हिटलर ने किस योजना के तहत, किस प्लानिंग के तहत वहां पर लोगों को एक जो है अपने अधीन कर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया, इसकी चर्चा आप जरूर करेंगे। तो हिटलर पर एक प्रश्न आप मुझे जरूर लिख के दिखाएंगे। हिटलर के नाथीवाद विचारधारा के बारे में पहले तो लिखेंगे, दूसरा कि क्या हिटलर के नाथी विचारधारा ने वहां युद्ध को असंभावी बना दिया, क्या इस प्रकार, क्या आप इस कथन से सहमत है? इन 2 प्रश्नों को आप लिखना चाहिए आपको। आप कोशिश जरूर करेंगे, तो शुरुआती तौर में लिखने में आपको दिक्कत होगी। एनसीईआरटी के बेसिस पर एक कहानी स्टोरी इनमें के रूप में आप जरूर लिखें, लेकिन लिखिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये जो है क्लास 9th हम अभी कर रहे हैं। क्लास 9 का जो अध्याय 3 जो था, खासकर हमने अभी हिटलर के बारे में पढ़ा, नाथी विचारधारा का पढ़ा।
तो पार्ट 3 के रूप में इस वीडियो का समापन हो गया। अब हम अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 4 हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, कवर करेंगे। तब तक आप अपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है, बहुत सारे बच्चे आज जो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो जरूर इस वीडियो को देख लेंगे। आपको करना क्या होगा कि एनसीईआरटी आप चैनल सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपकी मिलते रहे। उसके बाद चैनगढ़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ एनसीईआरटी का सेक्शन, उसमें जाके इस वीडियो को देख पाएंगे जिन्होंने अभी तक इस तीनों अध्याय को नहीं देखा है या इस अध्याय को कवर किया है, 2 अध्याय उन्होंने नहीं कवर किया, वो जरूर इसको देख लेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर हमसे प्रश्न करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको लिखित रूप में जवाब दिया जा सके। दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य पूरा क्लियर है, चयन तक चयन नहीं। तो जब तक आप चयनित नहीं होते हैं हम चयन से नहीं बैठने वाले हैं, आपको भी नहीं बैठाएंगे। हम अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी जो बच्चे हैं उनको जरूर चैनल का लिंक दीजिएगा ताकि वो भी है इस क्लास का आनंद ले सके, खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में, खासकर इस कोविड काल के पीरियड में वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसको कवर कर पाएंगे। जिनको एनसीईआरटी पढ़ने की जिनकी जिज्ञासा है, जो इच्छुक है, उनको जरूर जोड़िएगा। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब जाकर चैनल गाइड टाइप कीजिए, सबसे पहले चैनल गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के पर्सनलाइज कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से जिनसे आप जुड़े हैं उनको जरूर चैनल का लिंक भेजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। इसी के साथ ये वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।